इस कहानी की शुरुआत 3 साल पहले हुई थी, जब रहस्यमय शिकारी जिन्हें रीपर्स कहा जाता है जमीन के भीतर सिंक होल से बाहर निकले थे और उन्होंने अधिकांश मानवता का अंत कर दिया था। और बचे हुए लोग 8000 फीट या फिर उससे अधिक ऊंचाइयों पर बसी छोटी छोटी कम्युनिटीज में रहने लगे थे, क्योंकि यह जीव ऊंचाई पर नहीं आ सकते थे। इसके बाद हमें कहानी का लीड कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि फ्रंट रेंज कोलोराडो में स्थित लॉस्ट गुल्च रिफ्यूजी नाम की एक कम्युनिटी में रहता है। इसका नाम विल होता है और उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम हंटर होता है, जिसके लंग्स सही से वर्क नहीं कर रहे होते हैं। और विल भी अपनी पत्नी तारा की मौत के दर्द से जूझ रहा होता है, जिसकी मौत रीपर्स के हमले में हुई थी, जब वे नीना नाम की फॉर्मर साइंटिस्ट के साथ इन प्राणियों की कमजोरियां खोजने के लिए गई थी। और हंटर भी लंबे समय से चल रहे अलगाव से परेशान था, क्योंकि पास की सभी कम्युनिटीज ने अपनी बची हुई बिजली बचाने के लिए रेडियो बंद कर दिए थे और झंडों से संपर्क करना शुरू कर दिया था। और इसी बीच विल को पता चलता है कि हंटर के लिए ऑक्सीजन फिल्टर खत्म होते जा रहे हैं और वो बोल्डर कोलोराडो जाने का फैसला करता है। लेकिन नीना उसे वहां जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विल उसे समझाने में कामयाब हो जाता है कि यह यात्रा उसके बेटे और पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसका मानना था कि बोल्डर कोलोराडो में नीना के पुराने प्रयोगशाला तक पहुंचकर रीपर्स को मारने का उपाय खोजा जा सकता है। इसके बाद विल और नीना बोल्डर कोलोराडो के लिए निकल जाते हैं और उनके साथ केटी नाम की एक और महिला इस यात्रा में शामिल हो जाती है। इसके बाद वह तीनों एल्बा फायर रोड से नीचे उतरते हैं, जो उन्हें सुरक्षा रेखा से नीचे एक खदान तक ले जाती है। नीना के पास एक विशेष उपकरण भी होता है जो रीपर्स की जैव विद्युत तरंगों का पता लगा सकता था। रास्ते में वह तीनों ग्रेनेड लॉन्चर जैसे जरूरी वेपन्स भी कलेक्ट कर लेते हैं और चलते चलते वो तीनों एक पुराने स्की इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां एक रीपर उन्हें देख लेता है। लेकिन विल स्की लिफ्ट का बैकअप जनरेटर चालू करके खुद को, नीना को और केटी को बचा लेता है। अगले दिन वह एक पुरानी खदान में पहुंचते हैं, जिसे विल पहले से जानता था, लेकिन खदान का ऊपरी हिस्सा बंद होने के कारण उन्हें नीचे के स्तर में जाना पड़ता है। और बदकिस्मती से यहाँ नीना का उपकरण काम नहीं करता, जिसकी वजह से एक रीपर उनके पीछे पड़ जाता है और वो उससे बचने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कैटी मारी जाती है और विल और नीना भी जैसे तैसे बचते बचाते सुरक्षा रेखा के ऊपर पहुंच जाते हैं। और लाख मुसीबतों का सामना करते हुए वह दोनों आखिरकार बोल्डर कोलोराडो पहुंच जाते हैं, जहां नीना बताती है कि रीपर्स जैविक नहीं है, वे मशीन जैसे हैं और वे अपनी लैब में मौजूद मैग्नीशियम का इस्तेमाल करके गोलियां बनाने लगती है, जो रीपर्स के सुरक्षा कवच को भेद सकती थी। और वहीं दूसरी तरफ विल एक अस्पताल से ऑक्सीजन फिल्टर ढूंढ निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाता, एक रीपर उस पर हमला कर देता है। लेकिन विल गैस के सिलेंडर को शूट करके उन्हें कुछ देर के लिए रोक देता है। और जब वो नीना से मिलता है तो वो उसे अपनी लैब में आने के लिए कहती है, जहां नीना मैग्नीशियम और कोबाल्ट से बनी गोलियों का परीक्षण करती है और आखिरकार वह एक रीपर को मारने में सफल हो जाती है। इसके बाद विल जब अपनी वापस लौटने की यात्रा शुरू करता है तो रीपर्स उसे घेर लेते हैं, लेकिन नीना सही समय पर पहुंचकर अपनी विशेष गोलियों से रीपर्स को खत्म कर देती है। और यह साबित हो जाता है कि रीपर्स उन्नत एलियन तकनीक से बनी मशीनें हैं, जिन्हें स्पेशल तकनीक का इस्तेमाल करके मारा जा सकता है। इसके बाद विल लास्ट गुल्च लौटकर अपने बेटे से मिलता है और दूसरी तरफ नीना एक समुद्री डाकू का झंडा उठाती है और संकेत देती है कि रीपर को हराया जा सकता है। और जब दूसरी कम्युनिटी को इस बारे में पता पड़ता है तो उन लोगों ने जो रेडियोस बंद कर दिए थे वो रेडियोस फिर से चालू कर देते हैं, ताकि वो रीपर्स से लड़ने के लिए तैयारी शुरू कर पाएं। और कहानी के अंत में नीना और विल जब आसमान में दूरबीन से देखते हैं तो वो महसूस करते हैं कि 3 हरे रंग के मीटियोराइट्स पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। और वो दोनों ही समझ जाते हैं कि असली लड़ाई तो अभी बाकी है। और इसी के साथ साथ इस साइंस फिक्शन कहानी का अंत होता है। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।